जय हिंद दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पर। और जैसा कि यूपीएससी पैट की 2023 के लिए आपकी जो है क्लासेस चल रही हैं और अगले महीने आपका एग्ज़ाम भी है, ठीक। तो उसके लिए हम आपकी जो ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से जिस तरह यूनिट वाइज सिलेबस बांट रखा है उसी तरह हम यूनिट वाइज आपका सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। आज हमारा हिस्ट्री का यूनिट 10 देखेंगे और अब से पहले हम 9 यूनिट करवा चुके हैं। एक एक वीडियो में हमने एक एक यूनिट को ख़त्म कराया है। तो देखिए, हर यूनिट के जो भी हम कंप्लीट करवाते हैं उसमें साथ में उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं यूपी की अलग अलग विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, चाहे वो यूपी पीसीएस में पूछा हो, चाहे बीडीओ में पूछा हो, चाहे लेखपाल में, सभी उस टॉपिक के सभी क्वेश्चंस को हम इसमें कवर कर लेते हैं, ठीक। साथ में उसकी जो थ्योरी है, फैक्ट्स है, उसको भी कवर कर, पूरा टॉपिक हमारा कवर हो जाता है एक ही वीडियो में। और साथ में हम ज्योग्राफी की भी क्लासेस चल रही हैं। ज्योग्राफी की आपकी मात्र एक यूनिट बची है, उसके बाद आपके ज्योग्राफी की जितनी भी यूनिट्स हैं सब खत्म हो जाएंगी, ठीक। तो और भी जीके जीएस के जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर कराएंगे, तो आपकी पूरी तैयारी एक अच्छे से करा देंगे पैट के एग्जाम से पहले और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सहित, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हिस्ट्री का मुगल साम्राज्य टॉपिक है इसको देख लेते हैं। मैं इसकी जो लिंक है प्लेलिस्ट की वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप जाके सारी वीडियोज मैंने सब्जेक्ट वाइज बना रखी हैं, देख सकते हैं, ठीक। मुगल वंश के शासक व उत्तराधिकारी, तो पहले देखो तैमूर था, तैमूर ने आक्रमण किया और तैमूर का जो 5वां वंशज था ना बाबर, तो बाबर ने मुगल वंश का शासक यानी मुगल वंश के शासन की स्थापना की। तो मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है बाबर को। इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक। अब देखिए, इन्होंने जो लिख रखा है ना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो ये मुगल साम्राज्य के जो शासक थे मुगल वंश के उनका क्रम है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है कि बाबर के कितने पुत्र थे। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कामरान किसका पुत्र था, है ना। तो इसीलिए तो देखते हैं, तैमूर का 5वां वंशज था बाबर, जो कि मुगल वंश का संस्थापक था। इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब देखिए, इसके थे 4 पुत्र, कामरान, अस्करी, हुमायूं और हिंदाल। तो इसका तीसरा पुत्र था ना हुमायूं, उसको सेकंड शासक बना मुगल वंश का बाबर के बाद। तो इसका हुमायूं का नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद। तो देखिए, ये नाम जरूर याद रखना, बाबर का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और हुमायूं का नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद। और उसके बाद अकबर, जो हुमायूं का पुत्र था अकबर, ये शासक बनता है मुगल वंश का 3य शासक, ठीक। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका नाम था। आपको इसमें उतना ही पढ़ाएंगे हम जितना आपके लिए आवश्यक होगा, इधर उधर की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है, पैट के लिए इतना पर्याप्त है, ठीक। तो देखिए, अकबर का नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और मुराद, जहांगीर और दानियाल इसके 3 पुत्र थे। जहांगीर को सलीम भी कहते थे। तो अगला जो चौथा मुगल वंश का शासक बना वो बना जहांगीर। उसके बाद क्या है कि जहांगीर के 4 पुत्र हुए, परवेज, खुसरो, शाहजहां जिसको खुर्रम भी कहते थे और शहरयार। तो इसमें जो है इसका मुगल वंश का 5वां शासक बनता है शाहजहां, जो कि जहांगीर का तीसरा पुत्र था, ठीक। शाहजहां जिसका नाम था खुर्रम। अब याद रखना, खुसरो को डावर बख्श भी कहते थे, ओके। और उसके बाद जब शाहजहां शासक बना तो शाहजहां के कितने पुत्र हुए? 4 पुत्र, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श और दाराशिकोह। अब इसमें देखिए, समझिए चीज़ों को कि छठा जो शासक बना शाहजहां के बाद वो बना औरंगजेब, ठीक। औरंगजेब शासक बना। हालांकि औरंगजेब ने अपने जो और सभी भाई थे इनसे युद्ध लड़ा और किसी को तो उसने कहीं का गवर्नर बना दिया और नहीं तो उसकी जो है हत्या कर दी। तो उसके बाद औरंगजेब के बाद जो है जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी रहे वो कौन कौन रहे? सुल्तान मोहम्मद, मोहम्मद आजम, मतलब औरंगजेब के जो पुत्र रहे। और उसके बाद जो 7वां शासक बना वो बना बहादुर शाह फर्स्ट, इसको मुअज्जम भी कहते थे, ठीक। बहादुर शाह फर्स्ट बना जिसको मुअज्जम भी कहते थे। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट शासक बना जहांदार शाह। अब बाकी ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट क्या है वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो आप फंस जाएंगे। बहुत बड़ा मुगल साम्राज्य है, तो आप टू द पॉइंट चीज़ों को ध्यान रखिए। अगर औरंगजेब के बाद आया 7वां आपका शासक बहादुर शाह फर्स्ट मुअज्जम, ठीक है। और उसके बाद 8वां बना जहांदार फर्स्ट। उसके बाद जो 9th नंबर का बना मुगल शासक वो बना फर्रुखशियर, ओके। फर्रुखशियर के बाद जो 10वां नंबर का बना वो बना रफ़ी उद दर्जात। और फिर 11 नंबर का बना रफ़ी उद्दीन, जिसको शाहजहां सेकंड भी कहते थे। हालांकि इतनी जानकारी आपको याद नहीं रखना है। फाइनली ये तो याद रखना कि जो 12 नंबर का शासक था जिसको कहते थे मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला भी कहते थे, ठीक है, इसका नाम था मोहम्मद शाह, ओके। और जो 16वां शासक था ये था अकबर शाह सेकंड। और जो अंतिम शासक था ना मुगल साम्राज्य का वो था बहादुर शाह सेकंड जफर।
तो अंतिम याद रखना जिसकी रंगून में निधन हो गया था 17 नवंबर 1862 को, और ये वही शासक था जिसने 1857 की क्रांति में मुगल साम्राज्य का मुगल वंश की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, तो ये हो गया शासक। अब देखिए जो बाबर था ना, बाबर मातृ पक्ष से चंगेज खां का 14वां वंशज था और पितृपक्ष से तैमूर का 5वां वंशज था। तो बाबर के बारे में ये जानकारी दी है कि जो मातृपक्ष से देखा जाए तो जो चंगेज खां, ये दोनों का मिक्सचर था, चंगेज खां और तैमूर का। चंगेज खां का 14वां वंशज था और पितृपक्ष की ओर से तैमूर खां का 5वां वंशज था। और हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल, हमने ऊपर ही देख लिए। और जहांगीर की जब मृत्यु हुई तो जहांगीर की मृत्यु के पश्चात डावर बख्श को कुछ समय के लिए बादशाह बनाया गया। ऊपर हमने देखा जहांगीर के बाद डावर बख्श लिखा हुआ था, तो डावर बख्श किसका नाम था, उसमें ये भी किसको बोलते थे डावर बख्श, ये भी वहाँ बताया गया था। ठीक, तो कुछ समय के लिए बादशाह बनाया गया था इसको, और शाहजहां ने उसे जो है, शाहजहां के वापस आने के पश्चात उसे मार दिया गया था डावर बख्श को। ठीक है, तो और भी महत्वपूर्ण इसका प्रशासन वगैरह है, इसके अधिकारी कौन कौन हुए मुगल साम्राज्य के, उनको देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम बाबर को पढ़ेंगे। बाबर ने जो युद्ध लड़े वो सभी महत्वपूर्ण युद्ध थे। 1526 से 1530 तक इसने युद्ध लड़ता रहा, जब तक ये मरा नहीं तब तक। तो युद्ध थे और उसके विपक्ष में कौन कौन था ये देखिए। तो पहला युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध इसने 1526 में लड़ा और इब्राहिम लोदी के साथ इसका ये युद्ध हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी का पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। ठीक, खानवा का युद्ध हुआ 1527 में, ये राणा सांगा के साथ हुआ। और चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में, तो ये मेदिनी राय के साथ हुआ। और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ महमूद लोदी के साथ। तो आप ये याद रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, वो उसकी ट्रिक भी है ना, ऐसे करके याद करते हैं कि पानी पिया, खाना खाया और चादर तान के जो है घर गया, ऐसे करके। तो पानीपत और खानवा, चंदेरी और घाघरा, ये लगातार जो है 26, 27, 28, 29 में युद्ध हुए। और इब्राहिम लोदी से हुआ पहला, फिर राणा सांगा से हुआ। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है मेदिनी राय और महमूद लोदी। इसकी मैं ट्रिक बता दूं आपको। तो इरा सिंघल एक IAS ऑफिसर है ना, तो उनका नाम याद रखो, इरा और मैम। ठीक है, इरा मैम अगर आप याद रखेंगे तो इरा से हो गया इब्राहिम और रा से हो गया राणा सांगा। ठीक, और मैम से मेदिनी राय और महमूद लोदी। ओके, और उपयुक्त सभी युद्धों में बाबर की विजय होती है। जितने भी युद्ध हैं इनमें सभी में बाबर की विजय हुई, याद रखना ये। फिर नेक्स्ट है बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य। तो कौन कौन से थे, जब मतलब ये जब बाबर ने आक्रमण किया तो पूरे भारत में जो साम्राज्य फैला हुआ था वो किस किस का फैला हुआ था। तो राज्य और एक तरफ शासक दे रखे हैं। तो देखिए जो विजयनगर था इसका शासक था उस टाइम कृष्णदेव राय। दिल्ली का जो शासक था उस टाइम इब्राहिम लोदी था। तो दिल्ली पे ही इसने आक्रमण किया था, तो इब्राहिम लोदी से इसकी मुठभेड़ हुई सबसे पहली बार 26 में पानीपत के युद्ध में। उसके बाद जो है ये बंगाल में नुसरत शाह थे उस टाइम पे, और मेवाड़ में राणा सांगा थे। तो जब इब्राहिम लोदी को हराया उसके बाद ये आगे बढ़ा। ठीक है, उसके बाद जो हम देखेंगे हुमायूं को। तो हुमायूं ने साहब कौन कौन से युद्ध लड़े इनको भी देख लो। तो 1530 से 40 तक हुमायूं का शासन कब से कब तक रहा, 30 से 40 तक रहा। फिर उसके बाद 55 ईस्वी से 56 ईस्वी तक रहा। अब ये गैप क्यों रहा मैं आपको बताता हूँ। तो शेरशाह सूरी वंश रहा था, सूर वंश रहा था 1540 से 45 तक। 40 के बाद जो युद्ध हुआ कन्नौज का, इसमें बुरी तरह से खदेड़ दिया शेरशाह सूरी ने। ठीक है, और ये भाग गया लाहौर। उसके बाद 40 में आया और 55 में आया और 1 साल और एक साल और इसने शासन किया। उसके बाद जो है अकबर, देखो हुमायूं से संबंधित एक महत्वपूर्ण युद्ध है 1539 का चौसा का युद्ध, ये आप याद रखना। ठीक है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। उसके बाद अकबर, तो अकबर का शासन रहा 56 से 1605 तक। और अकबर की विजय कौन कौन सी रही, तो देखिए गोंडवाना विजय इंपोर्टेंट है। ये जो गोंडवाना विजय हुई है 1564 में की उसने। मेवाड़ और रणथंभौर की विजय हुई इसकी 1568 और 69 में। ठीक, गोंडवाना 1564 में, मेवाड़ और रणथंभौर 1568 और 1569 में। कालिंजर का युद्ध, कालिंजर की विजय जो रही 1569 में रही, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कालिंजर की विजय किससे संबंधित है, तो ये अकबर की विजय है और 1569 में हुई थी। ठीक है, आमेर से संधि 1562। मारवाड़ विजय भी इंपोर्टेंट है, तो 1570 में मारवाड़ की विजय हुई। तो कालिंजर की हुई 1569 में और मारवाड़ की हुई 1570 में। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध 1576, ये तो आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और असीरगढ़ का युद्ध हुआ 1601 में। तो ये अकबर की सारी विजय हो गई। बार बार पढ़ लीजिए, प्रश्न मिल सकता है यहाँ से। ठीक, उसके बाद अकबर के समकालीन जो कुछ शासक रहे उनको देख लेते हैं। तो देखिए देश किस देश से संबंधित थे, शासक कौन थे
और कार्यकाल क्या था। तो इंग्लैंड से संबंधित थी महारानी एलिजाबेथ, 1558 से 1603 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद फ्रांस से संबंधित थे सम्राट हेनरी चतुर्थ, ये 1589 से 1610 तक इनका शासन रहा फ्रांस में। और ईरान से संबंधित थे शाह अब्बास, ये 1588 से 1629 तक इनका शासन रहा। और रूस से संबंधित थे इवान चतुर्थ वासलिएविच, ठीक है, तो इनका शासन रहा 1576 से 1584 तक। हाँ, हालांकि ये तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ये याद रखना कि कौन सा शासक किस देश से संबंधित था, ठीक। और अकबर के समकालीन थे, ये तो याद रहेगा आपको, एक बार पढ़ लिए हैं तो अकबर के महत्वपूर्ण कार्य, तो देखिए ये कार्य एकदम मिस मत करना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगा, क्वेश्चन बनेगा ही यहीं से कायदे में, ठीक। तो दास प्रथा का अंत 1562 में हुआ। अब जब दास प्रथा का, मैं आपको याद कराता चलूँगा, देखिए पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा आपको। तो दास प्रथा का अंत हुआ 1562 में। उसके बाद अकबर को हरमदल से मुक्ति हो गई। अब जब दास उसने ख़त्म कर दी, मैं ऐसा कुछ रहा नहीं था, बट मैं स्टोरी ऐसे बताऊंगा कि आप एक दूसरे से लिंक कर पाएंगे कैसे कैसे क्या हुआ था। तो जब दास प्रथा का अंत हो गया तो अकबर को हरमदल से मुक्ति मिल गई, ठीक है, 1562 में ही दास खत्म तो मुक्ति मिल गई। उसके बाद या फिर ये कह लो दासों को मुक्ति मिल गई, अकबर को हरमदल से मुक्ति मिल गई, ठीक है, याद हो गई। तो उसके बाद तीर्थ यात्रा कर समाप्त हो गया, तो इस खुशी में वो तीर्थ यात्रा पे चला गया, ऐसे याद रखना। दास प्रथा का अंत हुआ 62 में, हरमदल से मुक्ति हो गई, ये दोनों काम 62 में हो गए। फिर तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, या तीर्थ यात्रा पे अकबर चला गया, ऐसे याद रखो, 63 में। उसके बाद इसने तीर्थ यात्रा कर, जब तीर्थ यात्रा से वापस आया तो इसने जजिया कर भी समाप्त कर दिया, इसी खुशी में आके फिर सुरक्षित वापस आ गया। तो 1564 में ये काम कर दिया इसने। फिर जब सब कुछ ठीक ठाक रहा यहाँ तक, दास प्रथा का अंत हुआ, अकबर को हरमदल से मुक्ति मिली, तीर्थ यात्रा पे चला गया और जजिया करा के समाप्त किया उसने। फिर जो राजधानी आगरा थी उसकी, उससे फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण कर दिया। अब उसने कहा देखो यहाँ तक तो सब ठीक ठाक कर दिया हमने, जजिया कर समाप्त कर दिया, अब आगरा से हम घूम के आते हैं फतेहपुर सीकरी। बाहर तो घूम आए, तीर्थ यात्रा कराए, हज बज घूम आए, अब जो है आगरा से फतेहपुर सीकरी इसने 1571 में चला गया। फिर उसके बाद इबादत खाने की स्थापना की 1575 में, और इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश उसने 1578 में कर दिया, ठीक, कि भाई इबादत खाने की स्थापना हो गई 75 में, तो उसके 3 साल बाद उसने कहा कि कोई भी धर्म वाले लोग जो है इबादत खाने में इबादत करने आ सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि मजहर की घोषणा हुई 1579 में, ठीक है, मजहर की घोषणा 1579 में हो गई। तो 78 में इबादत खाने की स्थापना हुई, 75 में। उसके बाद 3 साल बाद उसने कहा कि भाई साहब कोई भी आ सकते हैं 1578 में। उसके बाद 1 साल बाद 1579 में मजहर की घोषणा हुई, और दीन इलाही धर्म चलाया 1582 में, ठीक है। दीन इलाही धर्म कब चलाया? 1582 में। और इलाही सम्मत की स्थापना उससे ठीक 1 साल बाद कर दी 1583 में। और राजधानी लाहौर स्थानांतरित की उसने 1585 में। तो समझ गए आप। अकबर के नवरत्न देख लेते हैं। अकबर के नवरत्न, तो देखिए पहला है बीरबल, और इसको कवि प्रिय कहते थे, इसका नाम था महेशदास, ठीक। तो ये पहला शासक भी माना जाता, सॉरी ये पहला व्यक्ति माना जाता है, पहला हिंदू जिसने इलाही धर्म को, जो इसका धर्म था, कौन सा धर्म था इसका, रिलीजन, ये दीन इलाही, इसको स्वीकार किया था। नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान माना जाता था इसे। इसका जन्म हुआ था 1528 ईस्वी में, कालपी जो कि झांसी में जगह है वहाँ पे, और एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखता था ये। अब देखिए अबुल फजल था नेक्स्ट, तो ये शेख मुबारक के पुत्र थे। इनका जन्म 1551 में हुआ। वास्तविक नाम इनका था शेख अबुल अल फजल इब्न मुबारक, ठीक है, याद रखना। इन्होंने अकबर व आईन अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, अकबरनामा और आईन अकबरी। नेक्स्ट था तानसेन, जिसका नाम था रामतनु पांडे। इसने बहुत सारे हिंदुओं को भी, मतलब अकबर ने शरण दी थी अपने दरबार में, और बहुत सारे हिंदू दरबारी भी थे इसके। तो तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ, और ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण था। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाले बाड़ी विलास की उपाधि से सम्मानित किया। इनको तानसेन की उपाधि ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत ने दी थी, याद रखना। तानसेन की उपाधि जो रामतनु पांडे को दी थी, वो किसने दी थी? ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत ने। तानसेन इनकी उपाधि थी, ना कि इनका नाम था, ठीक। तो इसके बाद जो है इनके प्रारंभिक गुरु स्वामी हरिदास तथा बाद में मोहम्मद गौस इनके गुरु रहे। इन्होंने श्री गणेश स्रोत तथा संगीत सारंग की रचना की थी। उसके बाद आते हैं अब्दुल रहीम खान खाना। ये बैरम खां के पुत्र थे, और इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। तो याद रखना, तुर्की में जो बाबरनामा लिखा हुआ था, ये भी पूछ सकता है कि कौन सी भाषा में बाबरनामा लिखा गया था, तो टर्की भाषा में। और उसके बाद इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने।
तो अकबर ने इन्हें खाने खाना की उपाधि दी थी। ठीक, उसके बाद ये जो मानसिंह थे ये आमेर के राजा भारमाल के पौत्र थे, पुत्र नहीं पौत्र यानी पोते थे, और भगवान दास के पुत्र थे। तो भगवान दास के पुत्र थे और भारमौल के पोते थे। ठीक, मानसिंह, इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी मृत्यु 1664 ईस्वी में हो गई थी और इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया। किसने? मानसिंह ने, याद रखना ये आप। उसके बाद राजा टोडरमल, इनका जन्म कब हुआ? तो अवध के जिला सीतापुर लहरपुर गांव में, तो जो यूपी में अवध का जिला है सीतापुर, इसमें हुआ। इनकी प्रसिद्धि का जो कारण था वो ये था कि भूमि सुधार। तो राजा टोडरमल का आप पढ़ते होंगे, भूमि सुधार से संबंधित ये थे। दीवान अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार की सफल योजना चलाई। अब आते हैं फैजी, तो ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने लीलावती पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया। ठीक, इनके बारे में इतना ही पर्याप्त है। फ़कीर अजीउद्दीन जो थे ये अकबर के निजी हकीम चिकित्सक थे। तो देखिए पूछा जा सकता है कि अकबर के जो चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, वो कौन थे? वो फ़कीर अजीउद्दीन थे और अकबर के ये निजी हकीम थे। उस टाइम हकीम वर्ड यूज़ किया जाता था चिकित्सक के लिए, और इनके दोस्त भी थे ये। ठीक है, अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया था। मुल्ला दो प्याजा, ये मुल्ला दो प्याजा जो थे वो अपनी बुद्धिमानी व वाक्पटुता के कारण नवरत्नों में शामिल किए गए थे। इनको खाने में दो प्याजा व्यंजन अत्यधिक पसंद होने के कारण इनका अकबर ने नाम रख दिया मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने देख लिए नवरत्नों को। अब नेक्स्ट है हमारा मुगलकालीन प्रशासन। मुगलकालीन प्रशासन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और देखो हम सिर्फ उतना ही पढ़ रहे हैं जितमें जहाँ से हमारा क्वेश्चन मिलने की संभावना है या मिलता है। इधर उधर जैसे कोचिंग्स के बहुत सारी कोचिंग है बड़ी बड़ी, उनके नोट्स आप ले लेते हैं, बहुत सारा कंटेंट होता है उसमें, पढ़ते चले जाते हैं, याद ही नहीं रह पाता है। तो इतना ही पढ़िए और आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। मुगलकालीन उच्च अधिकारी कौन कौन थे? तो इसका विभाग दे रखा है एक तरफ, दूसरी तरफ उच्च अधिकारी जो संबंधित थे उनका क्या काम था ये दे रखा है। तो देखो विभाग था दीवाने इंसा। तो ये क्या था इसका काम? कि सुल्तान के आदेश को लिखने एवं डाक विभाग संबंधी कार्य ये करता था। ठीक है, दीवान ए इंसा का काम था ये। उसके बाद दीवाने वजारत, तो इसका काम था लगान, अर्थव्यवस्था, राज्य के आय व्यय, इससे संबंधित जो कार्य थे वो करता था। यानी राजस्व और वित्त विभाग इसके अंडर में आते थे। दीवाने कजा, अब दीवाने कजा कौन था? तो न्याय विभाग हुआ करता था। काजी उल कुजात इसका एक महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, दीवाने वरीद, तो ये गुप्तचर विभाग वरीद ए ममालिक के अधीन था। इसका अधिकारी हुआ करता था वरीद ए ममालिक, और ये दीवाने वरीद क्या था? एक गुप्तचर विभाग था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दीवान ए आरिज। तो दीवान ए आरिज क्या था? कि सेना की भर्ती और रसद, शिक्षा, संगठन की देखरेख, मतलब कुल मिलाकर अंगरक्षकों वाला काम था, जो देखरेख वाला काम था, वो सारे सेना से संबंधित काम दीवान ए आरिज का, जो दीवान ए आरिज विभाग था, रक्षा मंत्रालय टाइप से समझ लो, तो वो था ये। मुहत्सिब क्या था? तो ये प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था। ठीक है, मुहत्सिब। नेक्स्ट है बकिया नवीस। ये बकिया नवीस था, ये समाचार लेखक होता था, समाचारों को लिखने वाला संपादक समझ लो बकिया नवीस होता था। खुफिया नवीस होता था, ये गुप्त पत्र लेखक होते थे। देखिए आपने पढ़ा होगा कुछ क्रांतिकारी रहे जिन्होंने गुप्त संस्थाएं चलाई, गुप्त पत्र छापे या गुप्त समाचार पत्र निकाले, तो जो गुप्त वाले होते थे वो उन्हें खुफिया नवीस समझ लो, खुफिया तरीके से निकालते थे। और जो बाकिया नवीस होते थे वो बहुत बकवास करके, मतलब मुगल काल की बात कर रहा हूँ, तो बहुत बड़ा चढ़ा के चीज़ों को दिखा के ये समाचार लेखक होते थे। ठीक, आज भी देख रहे हैं मीडिया किस तरह काम कर रही है। नेक्स्ट है दरोगा ये डाक चौकी, ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख था और इसके अतिरिक्त ये पत्र व्यवहार का प्रभारी भी होता था। फिर नेक्स्ट है दीवाने तन। तो दीवाने तन जो था ये वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। मीर आतिश जो था ये शाही तोपखाने का प्रधान था और मीर बहर जो था ये जल सेना का प्रधान होता था। तो देखो बहर जो था पानी बहता है, तो बहर, मीरे बहर जो है ये जल सेना का प्रधान है और आतिशबाजी यानी शाही तोपखाने का प्रधान। ठीक, फिर नेक्स्ट है हरकारा। ये हरकारा जो था ये जासूस व संदेश वाहक दोनों होते थे। ठीक है, हरकारा। फिर उसके बाद है बितिक्षी। ये अकबर के अपने शासनकाल में 19वें वर्ष बितक्षी नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। ये राजस्व विभाग का अधिकारी था। देखिए ये विशेष अधिकारी था बितक्षी, तो इसका आप नाम भी विशेष तरीके से याद रखना और नाम है भी इसका विशेष। तो चूंकि 19वें से इन्होंने ये भी बता रखा है कि 19वें वर्ष में इन्होंने अकबर ने अपने इस अधिकारी की नियुक्ति की और ये राजस्व विभाग का अधिकारी होता था। विशेष पर्पज से इन्होंने इसकी जो है नियुक्ति की थी। इनके पास भूमि की पैमाइश, श्रेणी तथा उपज का ब्यौरा होता था। ठीक है, कृषि से संबंधित कुल मिला के था ये।
और मुशरिफ ए मुमालिक ये जो राज्य है इसकी आय व्यय का लेखा जोखा करता था। मुमालिक का काम क्या था? मुशरिफ ए मुमालिक का जो आय व्यय का लेखा जोखा था ये राज्य का वो करता था। ठीक, नेक्स्ट है नाजिर ए बयूतात, ये शाही कारखाने का अधीक्षक था, नाजिर ए बयूतात। ठीक है, उसके बाद मुगल कालीन स्थापत्य के कुछ प्रमुख उदाहरण दे रखे हैं। इमारतें हैं, स्थान है और शासक हैं। ठीक, तो किस इमारत का किस स्थान पे किस शासक ने बनाया, उसको बनवाया, मतलब शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में है, याद रखना ये। तो सासाराम बिहार में शेरशाह का मकबरा है और शेरशाह ने इसको बनवाया था। ठीक, हुमायूं का मकबरा, मतलब ये किससे संबंधित है, कौन से शासक का है? तो शासक है शेरशाह ने ही बनवाया था। ठीक, हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में है और हाजी बेगम ने इसे बनवाया था। अकबर की सौतेली माँ थी, देखो बाबर हुमायूं अकबर, याद रखना बाबर हुमायूं अकबर, तीसरे नंबर पे अकबर है, दूसरे नंबर पे हुमायूं है। तो अकबर की जो सौतेली माँ थी हाजी बेगम, उन्होंने ये बनवाया था हुमायूं का मकबरा। उसके बाद जहांगीरी महल, तो जहांगीरी महल जो है वो आगरा में है और ये अकबर ने बनवाया। ठीक, ये सिर्फ मकबरे नहीं है, ये स्थापत्य भी है महत्वपूर्ण जिसने बनवाया। तो जहांगीरी महल अकबर ने बनवाया आगरा में, अकबरी महल अकबर ने वो आगरा में अकबर ने बनवाया, आगरा का किला आगरा में अकबर ने बनवाया, दीवाने आम दीवाने खास फतेहपुर सीकरी में है और अकबर ने ये बनवाए थे। ठीक है, दीवाने आम दीवाने खास और लाल किला में स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, मतलब इनकी जो दीवाने आम दीवाने खास हैं वहाँ भी जाके देख सकते हैं आप। पंचमहल ये फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया इसे, हवा महल को। मरियम महल फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया। जामी मस्जिद है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी अकबर ने इसको बनवाया था। ठीक है, देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण। तो तुर्की सुल्तान का महल, जो टर्की का सुल्तान था इसका महल है, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया। तुर्की सुल्ताना है ये, तुर्की सुल्ताना का महल इन्होंने किसने बनवाया? अकबर ने। और बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी में बनवाया अकबर ने। अकबर का मकबरा सिकंदरा में बना हुआ है, जहांगीर ने बनवाया है। तो अकबर का मकबरा की जब बात आई, अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया है। बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर, अकबर का पुत्र जहांगीर, और उसने अपने पिता का मकबरा जो बनवाया वो सिकंदरा आगरा में। ठीक है, उसके बाद जो है एतमुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया नूरजहां ने, एतमुद्दौला का मकबरा। ठीक, जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां ने, शाहदरा लाहौर में। शाहदरा ये दिल्ली वाला नहीं है, याद रखना लाहौर वाला है। दीवाने खास दीवाने आम ये आगरा में शाहजहां ने बनवाए। ठीक है, शाहजहां ने बनवाए ये। और शीश महल आगरा में शाहजहां ने बनवाया। खास महल ये आगरा में शाहजहां ने बनवाया। नगीना मस्जिद, मच्छी भवन, लाल किला और यहाँ तक रखो, जामा मस्जिद, मच्छी भवन ये आगरा में जहां आरा और शाहजहां इन्होंने बनवाए। ठीक है, लाल किला बनवाया दिल्ली में शाहजहां ने। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां ने। शाहजहानाबाद ये दिल्ली में शाहजहां ने बनवाया, शाहजहांबाद नाम था ये। ठीक है, उसका मतलब एक कॉलोनी या नगर का कह लो। जामा मस्जिद दिल्ली में शाहजहां ने बनवाया। दीवाने आम दिल्ली में शाहजहां ने बनवाया। दीवाने खास दिल्ली में शाहजहां ने बनवाया। तो वो अकबर वाला दीवाने आम अलग था, जहांगीर वाला अलग था, और ये शाहजहां वाला अलग है। शाहजहां वाला आपको लाल किले में मिलेगा, वो सॉरी वहाँ गलती से मैं बोल गया था, लाल किले में मिलेगा आपको शाहजहां वाला। ठीक है, तो मुगल कालीन साहित्य देख लेते हैं। पुस्तक और अनुवाद दे रखे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ उनकी भाषा और लेखक का नाम। तो देखिए रामायण और महाभारत जो है इसकी भाषा थी, मतलब जो फारसी भाषा में इसका अनुवाद करवाया वो अब्दुल कादिर बदायूं ने करवाया। रामायण और महाभारत ये दो महत्वपूर्ण हिंदू जो साहित्य हैं, मतलब पुस्तकें हैं और धार्मिक पुस्तकें हैं, रामायण और महाभारत, तो उनका फारसी में अनुवाद करवाया अब्दुल कादिर बदायूं ने। ठीक है, और भागवत पुराण जो है इसका फारसी में अनुवाद करवाया राजा टोडरमल ने। योग वशिष्ठ, ये राजा टोडरमल वही थे देखिए अकबर के 9 रत्नों में से एक, जिनका भूमि से संबंधित इन्होंने सुधार कराए थे। ठीक है, योग वशिष्ठ ये फारसी में इसका अनुवाद करवाया दारा शिकोह ने। तो दारा शिकोह ने क्या करवाया था? योग वशिष्ठ का। भागवत पुराण का राजा टोडरमल ने, और रामायण और महाभारत का अब्दुल कादिर बदायूं ने। अथर्ववेद है नेक्स्ट, अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद करवाया इब्राहिम सरहिंदी ने। पंचतंत्र इसका फारसी में अनुवाद करवाया, देखिए पंचतंत्र का नाम बदल के क्या हो गया था? अनवार सुहेली फारसी में। ठीक है, अबुल फजल ने इसका निर्माण जो अनुवाद करवाया था, याद रखना पंचतंत्र भी इम्पोर्टेंट है। किसने करवाया? अबुल फजल ने। फिर लीलावती इसका फैजी ने करवाया था। और
कालिया दमन ये दानिश नाम से फारसी में अनुवाद करवाया अबुल फजल ने। तो अबुल फजल ने एक तो पंचतंत्र का करवाया फारसी में और दूसरा कालिया दमन का करवाया, ठीक है। नेक्स्ट है 52 उपनिषद, जिसे सिर ए अकबर के नाम से दारा शिकोह ने अनुवाद करवाया फारसी में और भगवत गीता का भी इसने करवाया था, ठीक है। अकबरनामा इसका अबुल फजल ने फारसी में अनुवाद किया। बाबरनामा ये फारसी में अब्दुल रहीम खाना ने, ठीक है। कुछ तो पुस्तकें इसमें अनुवाद वाली हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ पुस्तकें डायरेक्ट उसी भाषा में लिखी ही गई हैं, ठीक है। याद रखना ये चीज़। तो मैंने आपको बताया बाबरनामा ये फारसी की पुस्तक है। अकबरनामा जो मैं हिंदी वाली पुस्तक बोल रहा हूँ जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी वो अनुवाद से संबंधित है, जैसे लीलावती हो गई, ये सभी पुस्तकें हो गई, और बाकी ये जो पुस्तकें हैं ये अनुवाद से संबंधित हैं। तो बाबरनामा फारसी में अब्दुल रहीम खाना ने लिखी। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी है फारसी में। तुजु के बाबरी बाबरनामा जिसको कहते हैं टर्की में लिखी है, टर्की भाषा में बाबर ने स्वयं की आत्मकथा है ये उसकी। तुजु के जहांगीरी फारसी में जहांगीर मोतमीद खां और मोहम्मद हादी ने लिखी है। आपको एक दो बार इसे पढ़ना पड़ेगा, देखिए तभी याद होंगी, और ये हैं तो कुछ ज़्यादा ही किताबें लेकिन पूछी भी जाती हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे उसमें पूछी गई हैं। तो मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट कुछ बता देता हूँ, जैसे तबकात अकबरी है ये फ़ारसी में है निज़ामुद्दीन अहमद की, और शाहजहाँनामा फ़ारसी में है इनायत खां की है, और उसके बाद में आलमगीरनामा भी याद रखो ये फ़ारसी में है मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम की, ठीक है। और पातशाहनामा यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये फ़ारसी में मोहम्मद अमीन काजबीनी की पुस्तक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो अब तक हमने जो भी फैक्ट्स पढ़े, जो भी देखा, उसका यहाँ हमारा रिवीजन हो जाएगा और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी जो विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी, ठीक है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन ही पूछा गया है यूपीटर+C सप्लाई इंस्पेक्टर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए पैट 2021 में पूछा गया है। तो इस तरीके से जो है सभी एग्जाम में जो इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दोस्तों अगर अभी तक किसी ने वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें, और इसी तरह हम आपको सारी यूनिट हमने इसी तरह कवर कराई हैं, आप जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको आसानी से याद हो जाएगा, ज़्यादा फैक्ट नहीं है, जितना भी है आपके काम के लिए पर्याप्त है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है। मतलब वही मैंने आपको जो टेबल समझाई थी कि एक तरफ लड़ाई है दूसरी तरफ किस किस के मध्य हुई वो, ठीक है। तो पानीपत की पहली लड़ाई मैंने आपको बताया था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई है। दूसरी लड़ाई के बारे में हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया था। तो दूसरी लड़ाई के बारे में देखो जो क्वेश्चन हमने ऊपर डिस्कस नहीं किए थे वो यहाँ हमारे एक्सप्लेनेशन में मिल जाएंगे, आपका कोई भी फैक्ट छूटेगा तो नहीं, ठीक। जो भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहीं से आपको मिलेगा, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठा के बीच नहीं हुई थी, याद रखना। ये पूछा कौन सा सही ढंग से मैच नहीं हुआ है, ठीक है। किससे हुई ये बताएंगे। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। तो इसमें राइट आंसर बी हो गया, क्योंकि जो पानीपत की पहली लड़ाई तो हुई थी 26 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, लेकिन जो दूसरी लड़ाई थी वो 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुई थी, और इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी, ठीक है। और हेमू मारा गया था युद्ध में, और 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो है लड़ाई हुई थी, और महाराणा प्रताप पराजित तो हुए थे और चेतक पर सवार होकर पहाड़ियों की ओर भागकर उन्होंने आश्रय लिया था। हालांकि वो एक वीर योद्धा थे, वो कभी हारे ही नहीं, उन्होंने कभी हार स्वीकार की ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया। तो ये अकबर और हेमू के बीच। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है लोअर मेंस 2019 में और ग्राम विकास अधिकारी 2016 में, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का प्रथम युद्ध सब याद रख लेते हैं ट्रिक से, लेकिन द्वितीय युद्ध भी याद रखना, ये हुआ था 56 में अकबर और हेमू के बीच, और तृतीय युद्ध भी हम बता दे रहे हैं यहाँ पे 1761 में हुआ था, ये 14 जनवरी 1761 को। तो 26, 56, 61 यानी 1761, तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है शेर शाह सूरी, इसका वास्तविक नाम क्या था। तो इसका वास्तविक नाम क्या था, फरीद। लोअर मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखिए यूपीटर+C की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जरूरी नहीं पैट की, सबके लिए ये कंटेंट आपका इंपॉर्टेंट है। पूरा टॉपिक तो हम खत्म करा रहे हैं ना, और सारे टॉपिक्स हर एग्जाम में मिलते हैं ये आपके, चाहे आप PCSE क्यों ना दो, इससे बाहर है कुछ नहीं। फिर शेर शाह सूरी का जो वास्तविक नाम था वो था फरीद। इसने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की, और 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया, जिसमें विजय के पश्चात शेर खान ने शेर शाह की शक्ति व प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने नाम अपना शेर खान से शेर शाह कर लिया, ठीक।
उसने शेरशाह की पदवी धारण करके अपना नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के पर भी अंकित करवा दिया। और 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलीग्राम का जो युद्ध है, कन्नौज या बिलीग्राम एक ही बात है, इस युद्ध में हुमायूं पराजित होता है और कालिंजर विजय मतलब हुमायूं पराजित हुआ, लाहौर भाग गया। उसके बाद में 1555 में मैंने बताया था आया था 1 साल के लिए। तो 1545 में कालिंजर विजय हुई। इसके दौरान जो है बारूद में आग लगने से शेरशाह घायल हो गया और 22 मई 1545 को उसकी मृत्यु हो गई। ठीक, शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, हमने पढ़ा था ऊपर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा जो जोड़ा है वो भाई साहब सही नहीं है, ये बताना है। तो कलिंग युद्ध हुआ, देखिए ये पैट में क्वेश्चन आपके पूछा गया था। तो कलिंग युद्ध 261 में हुआ था। और शक संवत, आप ये क्वेश्चन देख के डर गए होंगे बेशक वहाँ पे, क्योंकि पैट अगर दिया होगा आपने तो देखो क्वेश्चन में क्या था कि हमारे टॉपिक है मुगल साम्राज्य, तो मुगल साम्राज्य वाला ही फैक्ट उन्होंने गलत कर दिया, क्योंकि इनकी अपेक्षा तो ये थी कि बच्चा ये सब पढ़े ना पढ़े लेकिन कम से कम मुगल साम्राज्य तो पढ़ के जाएगा ही। ठीक है, तो अगर हमें पता होता है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, तो 1709 में नहीं हुई थी, ये हुई थी 1707 में, बस हमें यही जानना था। ठीक, इसी चीज़ का तो टेस्ट था उन्होंने कि आप मुगल साम्राज्य पढ़ के आए हैं नहीं आए, तो राइट आंसर डी हो गया था। बाकी आप याद रखो 261 में कलिंग का युद्ध हुआ, 78 में शक संवत और 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई। ठीक है, और तो ये सब हम देख लेते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, मुगल वंश का अंतिम प्रतापी बादशाह था ये। और इसका मकबरा औरंगाबाद में है। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी राबिया-उद-दीनी की स्मृति में ताजमहल की तरह मकबरा बनवाया है। लाल किले के भीतर मोती मस्जिद बनवाई है। और 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क ने की थी। ये हमने कनिष्क वाले चैप्टर में हर्ष वाला जो टॉपिक है दिया हुआ उसमें पढ़ा था। ठीक है, तो इन्होंने मिक्स करके क्वेश्चन ये पूछा था। फिर नेक्स्ट, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम आपको बताना है। तो देखो इनका जो क्रम है वो किस तरीके से था। आपके टॉपिक में आपका जो सिलेबस है उसमें दिल्ली सल्तनत भी दे रखा है और मुगल साम्राज्य भी दे रखा है। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट मुगल साम्राज्य से तो नहीं पूछेगा, इसमें देखो मिक्स करके पूछा है। ठीक है, कैसे, इल्तुतमिश सल्तनत काल से संबंधित है। अकबर किससे संबंधित है, तो अकबर आपका संबंधित है मुगल साम्राज्य से, शेरशाह सूरी। तो देखिए ये सब समझिए कि पहले इल्तुतमिश था दिल्ली सल्तनत से संबंधित। अगर हम ये समझ गए कि दिल्ली सल्तनत मुगल साम्राज्य से पहले थी तो हम चौथा पकड़ लेते हैं यहाँ पे, और इन दोनों में फिर ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो फोर्थ, उसके बाद फर्स्ट। तो फर्स्ट हम कैसे समझेंगे, फर्स्ट आएगा या सेकंड आएगा, थर्ड आएगा। तो देखो खिलजी वंश था, तो खिलजी में आपने पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, तो इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी हो गए। अब हमें आंसर मिल चुका है, आंसर है बी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद आया अकबर, फिर आया शेरशाह सूरी। ठीक है, तो सॉरी उसके बाद आया था ये शेरशाह सूरी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के बाद इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिर बाबर, हुमायूं के समय था शेरशाह, उसके बाद था अकबर। ठीक, राइट आंसर हो गया इसका बी। एक्सप्लेन करके इसीलिए बता रहा हूँ जिससे आपको आगे चीज़ें याद रहें। तो यही फ़ायदा है PYQ लगाने का। इल्तुतमिश एलवड़ी वंश का था, मामलुक वंश, और 1210 से 1236 तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी वंश का था, 1296 से 1316 तक रहा। शेरशाह सूरी सूर वंश का था, 1546 से 45 तक रहा। और अकबर मुगल वंश का था, 1556 से 1605 तक रहा। ठीक, अकबर की सफल भूराजस्व प्रणाली का श्रेय ये किसको दिया जाता है, राजा टोडरमल को। हमने पढ़ा ऊपर, UPSC JEE के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए भाई अपने समय का एक योग्य राजस्व अधिकारी माना जाता है। पूर्व में उसने जो है शेरशाह के दरबार में भी सेवा दी थी। भू राजस्व की जब्ती प्रणाली जो थी, आईन दहसाला की शुरुआत टोडरमल ने की थी, और जिसे प्रायः टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद, ये किसके द्वारा बनवाया गया था, ये बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। ठीक है, तो दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण सन 1656 में शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ये मस्जिद लाल पत्थर और संगमरमर से बनी हुई है। लाल किले से महज 500 मीटर की दूरी पे ही ये जो है जामा मस्जिद स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। इसका निर्माण 1650 ईस्वी में शाहजहां ने शुरू करवाया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी, तो ये था हुमायूं की मृत्यु हो गई थी सीढ़ियों से गिर के। ग्राम विकास अधिकारी यानी BDO के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है 18 में। तो देखिए बाबर का पुत्र था नसरुद्दीन हुमायूं, 1530 ईस्वी में मुगल वंश की ये गद्दी पर बैठता है, और गद्दी पर बैठने से पूर्व हुमायूं संभल प्रदेश का सूबेदार भी रह चुका होता है। ठीक, वर्ष 1939 में चौसा का युद्ध होता है उसका हुमायूं के साथ और शेरशाह के साथ हुमायूं का, और उसके बाद जो हुमायूं पराजित हो जाता है। इसके बाद ये हम आपको सब बता चुके हैं। तो काम की बात ये है यहाँ पे कि हुमायूं ने सूरशाह सिकंदर को पराजित करता है 1555 में। उसके बाद गद्दी पे पुनः बैठ जाता है। 56 में उसकी मृत्यु हो जाती है। दीन पनाह भवन में
दीन पनाह भवन, याद रखना, ये यहाँ के पुस्तकालयों से गिरकर इसकी डेथ हो जाती है। फिर नेक्स्ट है, किस वर्ष सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो ये 1526 में, यानी कौन सा वॉर था? ये पानीपत का प्रथम वॉर। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? तो ये अकबर के द्वारा। ओके, 1565 से 73 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर के द्वारा किया गया था आगरा के किले का निर्माण। और ये किला जो है वो 94 एकड़ में फैला हुआ है। ये तो याद रखना नहीं है, बट ये याद रखना कि जिसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से प्रधान कारीगर जो थे कासिम खान, इनकी देखरेख में बनाया गया था। लोअर सेकंड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लोअर के सेकंड फेज के एग्जाम में। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में। तो मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो इसकी सही भूमिका होती थी कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बिहार राज्य के सासाराम शहर में किस सम्राट का मकबरा है? शेरशाह सूरी का है। क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे आपके और अच्छे से आपका रिवीजन होता जाएगा। और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, टेस्ट सीरीज वाले नहीं है जो कहीं से भी कठिन बनाने के लिए कुछ भी फैक्ट पूछ देते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे जरूर, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं ये। तो मुगल वंश के अपने सम्राट बाबर ने मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपने देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम था बाबरनामा। ठीक है, और तुझके बाबरी को ही बाबरनामा के नाम से जाना जाता है, याद रखना, फारसी भाषा में थी। उसके बाद भारत में जहांगीर का शासन काल क्या था? तो जहांगीर का शासन काल था 1605 से 1627। ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, 1627 में इसकी मृत्यु हो जाती है जहांगीर की। अब देखिए यहाँ पे जब हमने यहाँ पढ़ लिया कि 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई, तो हमको यहीं पढ़ लेना चाहिए था कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। अब यही क्वेश्चन आपका पैट में पूछ लिया गया था। ठीक है, तो ये होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने का मतलब। वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई? तो देखिए मृत्यु से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हम पढ़ ही नहीं रहे हैं कि भाई औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। ठीक, तो रंगून में इसकी मृत्यु हुई, हमने ऊपर बताया था आपको। राजस्व लेखपाल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह सेकंड को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया और हडसन ने रंगून निर्वासित किया। 1862 में जफर की मृत्यु हो गई। ठीक, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो ये था जहांधार शाह। कठपुतली मतलब ये इशारों पे नाचने वाला। ठीक है, याद रखना ये, बस इसके बारे में इतना ही याद रखना। उसके बाद इसको एक बात और याद रखना, लोग इसे लंपट मूर्ख के नाम से जानते थे। ठीक है, तो ये हमारे मुगल साम्राज्य से संबंधित 16 क्वेश्चन होगा। कुछ और क्वेश्चन हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किसने करवाई? ये करवाई शाहजहां ने। ठीक, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि फालतू को। तो विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने कराया और ये पहले ये आगरे के किले में था, बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में स्थापित किया गया था और जिसे यहाँ से लूटकर नादिर शाह अपने देश जो है ईरान ले गया था मयूर सिंहासन को। क्वेश्चन 18 है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो ये थे रहीम खान। जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और क्वेश्चन 19 है, अब मैं एक्सप्लेन तो बता दूं लेकिन रिपीट हो चुका है कई बार ये चीज़। क्वेश्चन 19 है, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो ये राजा मानसिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे। ठीक है, याद रखना ये चीज़। तो मानसिंह जो थे वो किसके मतलब जो सही है वो तो देख लो। अकबर जो अबुल फजल हैं वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे ये। अब्दुल रहीम खाना ये कवि थे और इन्होंने इनके ये बैरम खां के पुत्र थे। ठीक है, मुल्ला तो प्याजा ये मुगल सम्राट के सलाहकारों में से एक थे। तो गलत कौन सा हो गया? बी वाला। तो क्यों गलत है ये देखिए, तो ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अकबर का मनसबदार एवं मुख्य सेनापति थे ये। मानसिंह को अकबर ने फर्जंद तथा राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। क्वेश्चन 20 है, औरंगजेब का पुत्र कौन था? औरंगजेब का पुत्र का नाम था शाहजहां। ठीक है, तो ये शाहजहां द्वितीय था। शाहजहां द्वितीय था, ये वो वाले शाहजहां नहीं थे, वो तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां वाले शाहजहां नहीं थे। तो ये शाहजहां द्वितीय थे। औरंगजेब का जन्म हुआ 1618 में। एक मिनट क्वेश्चन ही ये है कि औरंगजेब किसका पुत्र था? तो शाहजहां का पुत्र था, याद रखना। उसके बाद औरंगजेब का भी पुत्र हुआ शाहजहां द्वितीय, इन्होंने अपने पुत्र का नाम भी यही रखा। ठीक है, तो उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से इनका जन्म हुआ था औरंगजेब का। शाहजहां और मुमताज महल के पुत्र थे ये। तो इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो ये था औरंगजेब। ठीक, औरंगजेब शराब को छूता तक नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 22 है,
किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? तो इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था शाह आलम द्वितीय ने। ठीक, शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। और देखिए जो शाह आलम द्वितीय ने बंगाल शासक मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में 22 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध हुआ था, इसमें भाग लिया। और बक्सर के युद्ध में ऐतिहासिक पराजय के बाद अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि की, बुरी तरह पराजित हुए और इलाहाबाद की संधि कर ली उन्होंने शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मीर कासिम ने। और 12 अगस्त 1765 को इसकी जो है इलाहाबाद की संधि हो गई, जिसके द्वारा शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद तथा कड़ा का क्षेत्र मिला। शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो ये था बैरम खान। ठीक है, बैरम खान इनका संरक्षक था। उसके बाद 24 नंबर है, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? ये कालानौर में। तो दीनबना भवन में स्थित मुगल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बैरम खान ने अकबर को 14 वर्ष की उम्र में कालानौर यानी पंजाब में राज तिलक करके बादशाह घोषित कर दिया। तो कहाँ पे जो है पंजाब में राज तिलक हुआ था अकबर का। ठीक है, कालानौर में। 25 है, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ठीक, और शेरशाह सूरी ने जो है ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण करवाया था, मतलब इसके समय में हुआ था। और 26 है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो ये मिला था अजमेर के किले में। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए, सारे प्रीवियस के क्वेश्चंस हमने देख लिए जो भी महत्वपूर्ण थे। तो ये आपका टॉपिक हो गया, यूनिट 10 कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।